जी मेरे भाई, अब मेरे मासूम दोस्तों एक नया स्टैंडर्ड आपका मुंतजिर सर। उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 36। क्या मेरे भाई? IAS 36। प्री बैच वालों को मैंने वैसे IAS 40 जो था वो स्टार्ट करवाया था, IAS 40, लेकिन आपको मैं IAS 36 स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है जी। इसकी भी रीजन है एक, हर बात बताना जो है वो सही भी नहीं है। खैर, बहरहाल IAS 36 ही मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। प्री बैच वालों को IAS 40 करवाया था। ठीक है जी। भाई ने ये मशवरा दिया है कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अक्सर सवालों के अंदर, नोड के सवालों के अंदर एक और स्टैंडर्ड है, तो वो भी आप उसमें ऐड करें। यार जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो करेंगे ना, वेट क्यों नहीं करते चीजों का? है कोई, मैंने भी तो कुछ चीजें सोची होंगी मेरे भाई। अभी सवाल बता दूं कितने करने हैं उसमें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ मिला के ट्रॉट लिमिटेड, गनु कैश लिमिटेड, ठीक है मेरे भाई, नहीं सुन लो ना। उसके बाद 10 से 12 बिल्डिंग्स आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर नजर आएंगी। गार्डन टाउन, गुलबर्ग, बरकत मार्केट। मेरे भाई कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, एक उस्ताद की प्लानिंग होती है, बस उसको फॉलो कर लेना चाहिए जी। IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। क्या मेरे भाई? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। हर स्टैंडर्ड ही इंपॉर्टेंट है। चलें अब आप लोग जो हैं वो, क्या उसका नाम है, एक मशवरा सामने आया कि यदि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है ना कुछ ने, तो जी मेरी कोशिश तो ये होती है मैं इग्नोर कर दूं इस बात को कि बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है। अगर इतना ही अच्छा पढ़ा होता तो मादरत के साथ पेपर पास होता ना फिर। अच्छा आप जरा सुनिएगा, आगे ना असल में ईद की छुट्टियां भी हैं। क्या है बच्चों? तो मेरे ख्याल से वैसे तो इस तरह मुनासिब नहीं होता, स्टूडेंट्स को नहीं बताना चाहिए, एंड पे एक दफा बताना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस दफा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस। मेरा अपना ख्याल है ये जी। मेरी बात समझे मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चे ये कह रहे हैं ना सर IAS 36 पिछली दफा आ गया है, तो मैं आपको कई अटेम्प्ट्स के अंदर दिखा सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक अटेम्प्ट में आया, अगली अटेम्प्ट में फिर दोबारा आ गया। कई कई दफा ऐसा हुआ कि एक स्टैंडर्ड एक दफा आया, अगली अटेम्प्ट में फिर दोबारा आ गया। और बात समझिए भाई, तो ये आई कैप बड़ा बेवफा है। क्या है भाई? उस पे आपने यकीन करना ही नहीं है। एतबार तेरे वादों पे कर लिया, ये वाला काम आई कैप के साथ नहीं करना आपने। आपने उसको सोचना है, आपने कहना यार जो मैं नहीं करके जा रहा ना, आई कैप ने वही देना है। बात समझ रहे मेरे भाई? इसलिए हमने तो इंशाल्लाह सारा करके जाना है। मैं खैर ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे बताना पड़ा। चले मेरे भाई IAS 36 लेकिन मेरे भाई ये आप जहन से निकाल दें कि किसी भी स्टैंडर्ड को आई कैप स्किप करेगा। आप पास पेपर उठा के देख लें, पिछले तकरीबन 5-7 अटेम्प्ट्स के आई कैप के एग्जामिनर का ये ट्रेंड बन गया है, अगर वो किसी टॉपिक का सेपरेट सवाल नहीं देता तो वो उसके 4-5 नंबर के MCQs दे देता है, या फिर क्या उसका नाम है, किसी बड़े सवाल के अंदर उसकी एडजस्टमेंट दे देता है 5-6 नंबर की। और बात समझे हैं, आप देख लें जौन सा मर्जी पास पेपर उठा के देख लें आप, अभी तो खैर आपको अंदाजा नहीं होगा। बहरहाल IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इस स्टैंडर्ड के अंदर। अच्छा क्या हमारा IAS 16 खत्म हो गया? नहीं। किसने कहा नहीं? किसने कहा हाँ? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये चलना है, आगे चलना है, इसे चलाते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। इसने आपकी जान ही नहीं छोड़नी। मैं इंशाल्लाह हम कुछ इस तरह करेंगे, हर हफ्ते के बाद ना कोई एक आधा नोड का अच्छा सवाल, एक्सटेक्स का अच्छा सवाल, ताकि पीछे से सारा हमारा रिवाइज होता रहे। इस तरह की इंशाल्लाह टेक्निक जरा करेंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट मेरे भाई, इधर किस चीज के कौन से वाले एसेट्स की इम्पेयरमेंट है? IAS 16 वाले कह लें आप। क्या कह लें मेरे भाई? नॉर्मली IAS 16 वाले। और सही है मेरे भाई, एसेट्स क्या कर रहे हो भाई, नॉन करंट एसेट, और मेरे भाई कौन से वाले? टेंजिबल एसेट, IAS 16 वाले। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? अब इंपेयरमेंट होती क्या है, पहले जरा तसल्ली से बात सुननी है। इसको ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं रिवैल्यूएशन के साथ, रिवैल्यूएशन लॉस के साथ। किसके साथ मेरे भाई? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किसका? इंपेयरमेंट क्या होती है? अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाई। हर साल के एंड पर, क्या मेरे भाई, हर साल के एंड पर एंटिटी की मैनेजमेंट ने यह देखना होता है क्या हमारा एसेट वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसे हम उसे ऑपरेट करवाना चाह रहे थे।
यानी हमारा ख्याल ये था इस मशीन या प्लांट से 50,000 यूनिट्स बनेंगे। कितने मेरे भाई? 10,000 बन गए हैं, 40,000 अभी मजीद बनने हैं। क्या हमारा ये ख्याल चेंज तो नहीं हो गया? हमारा ख्याल ये था इस एसिड ने, इस प्लांट या मशीनरी ने 8 साल इस्तेमाल होना है। कितना? इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है भाई? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज तो नहीं होगी? और मेरी बात समझ रहे हो? क्या एसिड डैमेज तो नहीं हो गया? क्या टेक्नोलॉजी चेंज तो नहीं होगी? टेक्नोलॉजी या वो क्या टेक्नोलॉजी चेंज तो नहीं होगी मेरे भाई? क्या, सुनो सुनो, क्या मार्केट में इस तरह के एसिड की वैल्यू कम तो नहीं होगी भाई? ये एंटिटी ने कब देखना होता है? बोलो शाबाश। ईयर एंड पर। कब देखना होता है मेरे भाई? ईयर एंड पर, हर साल के एंड पर, हर साल के एंड पर। देखिए आप सुने बात, जरा सुनिए गौर से बात। मैनेजमेंट ने देखना होता है क्या इस तरह के कोई इंडिकेटर्स तो नहीं है? इंडिकेटर्स को हर साल के एंड पर देखना होता है। क्या कोई इस तरह की बातें तो नहीं है? दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है जी इंटरनल और एक होता है, कुछ बातें मैनेजमेंट के अपने कंट्रोल में नहीं होती, इस वजह से एसिड वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, क्या हो गई है जी? अब ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है मेरे भाई। गवर्नमेंट ने कहा ये जो एसिड, इस तरह के एसिड जो आप चला रहे हैं, ये एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? पोल्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? और बात समझ रहे हैं? आपने पढ़ा होगा ना आईटी में कार्बन एमिशंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो पढ़ा होगा मेरे भाई, आपने इस तरह की बातें पढ़ी होंगी। कार्बन फुटप्रिंटिंग, यू नो इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी। अच्छा, बस याद नहीं है, पढ़ी होंगी। अच्छा, अब मेरे भाई, अब गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है जरा ऑर्गेनिकली चीजों को क्या किया जाए? प्रोड्यूस किया जाए। कैसे मेरे भाई? यानी जरा मुश्किल लफ्ज हो गया, आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ये डीजल की वजह से धुआं नहीं कर रहा, इस तरह की बातें। अब मेरे भाई, अब ये जो बात, इस तरह का जो प्लांट है जो पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, अब ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। क्या हो गई है? गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, गवर्नमेंट कहती नहीं, अब मजीद इस तरह के एसिड से चीजों को प्रोड्यूस करने की इजाजत आपको। ये एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं। क्या है मेरे भाई? अच्छा, ऐसा नहीं मैंने बता दिया चला जाऊंगा, अभी किताब में लिखे हैं सारे, इंशाल्लाह आपको पढ़वाऊंगा, अभी सिर्फ आपकी जहन साजी हो रही है। कुछ इंटरनल है। एसिड क्या हो गया बच्चों? बोलो शाबाश। डैमेज हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया। क्या होगा मेरे भाई? डैमेज हो गया, खराब हो गया। उसकी यूजफुल लाइफ हमें लग रहा था जी 6 साल है, अब क्या हो गई है जी? डैमेज होने की वजह से, खराब होने की वजह से 4 साल रह गई है। और बात समझ रहे हैं? जिस तरह उसको मैनेजमेंट इस्तेमाल करना चाह रही थी, अब एसिड किसी भी वजह से वैसे इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब ये इंटरनल इंडिकेशंस है। क्या है मेरे भाई? चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, अगर तो ये इंडिकेशंस क्या हैं बच्चों, आपको नजर आ रहे हैं, फिर आपको करना पड़ेगा टेस्ट। क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे आप, अल्लाह ना करे, किसी एक्स वाई जी को कोई मसला है। क्या है मेरे भाई? वो कहता है जी मुझे लग रहा है जी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, या कोई मसला है। और भाई समझो बात, वो किसके पास जाता है मेरे भाई? डॉक्टर के पास। किसके पास मेरे भाई? अब ये इंडिकेशन था ना तबीयत का खराब होना, ये क्या था भैया? वो एक महसूसमेंट होती है इंसान के अंदर कि मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब है, एक महसूसमेंट सी होती है, यह है इंडिकेशन। क्या है मेरे भाई? अब उस महसूसमेंट की वजह से आप किसके पास जाते हैं बच्चों? पहले डॉक्टर के पास जाना है। किसके पास मेरे भाई? ये नहीं करना कि उधर लेबोरेटरी में उनको टेस्ट कर दो मेरा, उनको भाई क्या कौन सा टेस्ट करना है आपका? भाई लिखवा के लाओ ना डॉक्टर से। अच्छा, इसी तरह मेरे भाई पहले आपने देखना है कोई इंडिकेशन तो नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई इंडिकेशन है, पहले टेस्ट में नहीं चले जाना। देखो मैं लिंक करके आपको बात समझाई, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। पहले इंडिकेशन होती है। क्या होती है बच्चों? फिर उसके बाद क्या है? पहले महसूसमेंट है, फिर डॉक्टर है। इसी तरह मेरे भाई पहले क्या उसका नाम है? इंडिकेशन होगी इंपेयरमेंट की। अगर है, अगर तो नहीं है फिर तो बात ही खत्म। अगर है, अगर मेरे भाई, फिर आपको करना पड़ेगा टेस्ट। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। अगर तो डॉक्टर ने कह दिया कि जी कोई मसला नहीं है, बस ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कोई इशू नहीं है, बस ये हल्की फुल्की सी मेडिसिन, हल्की फुल्की सी, बस अपनी आप थोड़ी सी, क्या उसका नाम है जी, आप तो थोड़ा ख्याल करेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, फलां, ये जो भी है, बहरहाल मेरे भाई फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर डॉक्टर ने कहा जाओ टेस्ट करवाओ जाके,
तो फिर टेस्ट के दो नतीजे आते हैं, क्या मेरे भाई? एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है? नेगेटिव। जिसे आप कहते हैं जी मैंने रिपोर्ट्स करवाई हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे भाई रिपोर्ट्स आ जाएं कि जी इसको कुछ नहीं होगा, जरा पैसे जाया हो गए, रिपोर्ट्स करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अल्लाह का शुक्र अदा करना जी मस्ता नहीं है, वो बस एक मेंटेलिटी है ना, वो कहते हैं यार कुछ निकले ही नहीं एचओ। मेरे भाई अल्लाह ना करे मस्ता निकल आता तो वो बस बहरहाल छोड़ें इस बात। मेरे भाई इधर देखें, इसी तरह इंडिकेशन है। अब मैं स्टैंडर्ड पे आता हूं ना। इंडिकेशन है, अब क्या करवाना है बोलो? टेस्ट करवाना है। टेस्ट के कितने नतीजे आएंगे? दो आएंगे, या तो पॉजिटिव या। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी सुन लो मेरे भाई। पॉजिटिव का मतलब ये है हमारा एसिड किताबों में, यानी उसकी जो बुक वैल्यू वो है मेरे भाई, मिसाल के तौर पे 100 कितनी है? हमने इस बुक वैल्यू को मार्केट की वैल्यू से क्या करना है बच्चों? कंपेयर करना है। पिछले स्टैंडर्ड में हमने कहा था रीवैल्यूड अमाउंट, इस स्टैंडर्ड के लिए लफ्ज है रिकवरेबल अमाउंट। क्या है मेरे भाई? रिकवरेबल अमाउंट से क्या करना है? कंपेयर करना है। रिकवरेबल अमाउंट कहती है, इग्नोर करें इस बात को, उसमें दो चीजें आती है, इग्नोर करें, समझाऊंगा फिर। मेरे भाई अगर तो जिस एसिड की औकात 100 है, आपको लग रहा है उसकी रिकवरेबल अमाउंट यानी उससे अमाउंट कितनी रिकवर होगी मेरे भाई? 120। कितनी? बताओ ये खुशी की बात है या गम की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसिड की औकात तो बच्चों असल में ज्यादा, हमने तो कम पे रिकॉर्ड किया है, बट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगली बात मेरे भाई, अगर एसिड की औकात है मेरे भाई कितनी? 100। कितनी मेरे भाई? नहीं सॉरी, एसिड किताबों में बुक वैल्यू है कितनी मेरे भाई? बुक वैल्यू किताबों में आ रहा 100 का, औकात यानी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 80। अब है मसला, अब क्या है मेरे भाई? ये है नेगेटिव। ये क्या है मेरे भाई? ये टेस्ट का नतीजा क्या आया? नेगेटिव। क्या आया मेरे भाई? नेगेटिव। अब मेरे भाई स्टैंडर्ड कहता है अब आप क्या करो? इंपेयरमेंट लॉस किताबों में रिकॉर्ड करो। क्या करो मेरे भाई? है वो क्या होता है? कोई मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और अच्छा, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंफर्म एक्सपेंस है? नहीं, एस्टिमेट। तो ये इंपेयरमेंट लॉस भी क्या कंफर्म एक्सपेंस है? असल में जो कंफर्म लॉस या गेन है वो है रियलाइज वाला, और समझे हैं? यानी रियलाइज के लफ्ज को भी छोड़ो, जब एसेट को बेच देंगे एक्चुअल में जाके तब पता चलेगा कितने का बिका, कितने का गेन या लॉस आया। और बात समझ रहे हो? ये एस्टिमेटेड है। क्या है मेरे भाई? इसलिए मेरे भाई आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जब डेप्रिसिएशन चार्ज की थी डेबिट किया था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट। इधर क्या करना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड मजमुई इंपेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उधर था ना, इधर है एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? इंपेयरमेंट एक्सपेंस नहीं कहना, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। क्या मेरे भाई? इसको ना लॉस इसलिए कहते हैं, डेप्रिसिएशन तो आपको पता था ना एक सर्टेन अमाउंट की आनी है वक्त के साथ साथ। अब ये असल में लॉस आ गया, इसका तो नहीं पता था ना कि लॉस भी होना है, इसलिए लफ्ज क्या लिखना है मेरे भाई? इंपेयरमेंट लॉस। क्या मेरे भाई? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह मैं पढ़वा दूंगा। बताओ क्या आपको स्टोरी समझ आई है? जब तक स्टोरी समझ नहीं आती ना तब तक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट्स का मजा नहीं आता फिर। क्या मेरी बात समझे? ऐसे फरा आपको स्टोरी आनी चाहिए। इंपेयरमेंट है क्या? इंपेयरमेंट क्या है? हम साल के एंड पे आएंगे, हम देखेंगे कोई अच्छा इसमें भी दो मॉडल्स हैं। कितने हैं मेरे भाई? एक है कॉस्ट और एक क्या है? रीवैल्यूएशन। क्या मेरे भाई? रीवैल्यूएशन, जो IAS 16 में थे। अभी मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं? कॉस्ट मॉडल की। कॉस्ट मॉडल थोड़ा सा टेक्निकल है, सही है भाई। उस पे इंपेयरमेंट लेके आना, और फिर इंपेयरमेंट की रिवर्सल भी होती है, जैसे लॉस की रिवर्सल है ना इधर रिवैल्यूएशन की, इंपेयरमेंट की भी रिवर्सल होती है। वो बात की बातें हैं सारी। कॉस्ट मॉडल मुश्किल है थोड़ा सा। क्या है बच्चों? रिवैल्यूएशन मॉडल बच्चों को मुश्किल लगता ही नहीं है, वो बहुत आसान है। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? कॉस्ट मॉडल की। रिवैल्यूएशन आपको दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझे हैं? याद रखना, बस याद रखना बच्चों, रिवैल्यूएशन में और इंपेयरमेंट में फर्क है। रिवैल्यूएशन लॉस में और इंपेयरमेंट लॉस में क्या है? फर्क है। इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन में भी आता है और कॉस्ट मॉडल में भी आता है।
और रिवैल्यूएशन लॉस आता किसमें, रिवैल्यूएशन में। एक तो ये फर्क है, और भी फर्क है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बताऊंगा। हमने साल के एंड पे आके क्या करना है बोलो, इंपेयरमेंट अगर कोई इंडिकेशन है, अगर इंडिकेशन नहीं है फिर क्या मसला है, हमने देखना है साल के एंड पे क्या कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट तो नहीं है, एक्सटर्नल हो या चाहे क्या हो इंटरनल। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या, अगर है तो क्या करना है। देखो ये कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। किसी एक अटेम्प्ट ऐसी आनी है जिसमें उसने 25-30 नंबर की क्या दे देनी है, थ्योरी दे देनी है। अब ये कौन सी अटेम्प्ट है ये पता नहीं है मेरे भाई, ये आ जानी है बाहर। क्या मेरी बात समझे हैं? इसलिए ये बातें ना आपको पता होनी चाहिए। जिस बच्चे की ये बातें आती हैं वो इंशाल्लाह यही थ्योरी होगी मेरे भाई, और थ्योरी क्या होनी है। और बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअली आपने स्ट्रांग होना है। क्या होना है मेरे भाई, ऐसा। और आपने नहीं, ये आपका काम नहीं है सोचना सर थ्योरी कहाँ से आएगी, वो हमारा काम है इंशाल्लाह आपको बताना। आपने नहीं सोचना ज्यादा। अब इस तरह करो, IAS 36 पे जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, IAS 36 पे जाओ। इधर आपको ना दो सफे नजर आ रहे होंगे ब्लैंक, 2 पेजेस ब्लैंक नजर आ रहे हैं भाई। IAS 36 की हेडिंग दे दो और कुछ ना नोट्स बनाना शुरू करो, कुछ नोट्स बनाना शुरू करो, शाबाश 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 शाबाश, कुछ नोट्स बनाना शुरू करो चांद। अच्छा नोट्स बनाते हुए घबराया ना करें यार, घबराया ना करें, खुल के बनाए नोट्स, खुल के बनाया करें। इंशाल्लाह एट द एंड जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, जब चीजों पे ग्रिप आ जाएगी, तब इंशाल्लाह आपका आधे पौने पौने घंटे में नोट्सों की वजह से स्टैंडर्ड रिवाइज होगा। जी मेरे भाई आइए 36 पे आओ चांद, नोट्स बनाना शुरू करो। पहली बार लिखो, नॉर्मली मैनेजमेंट ने साल के एंड पर, साल कौन सा, साल कौन सा मेरे भाई, 31 दिसंबर होगा या एंटिटी का काउंटिंग पीरियड का एंड होगा, अकाउंटिंग बोलो, एंटिटी सॉरी एंटिटी का जो काउंटिंग पीरियड का एंड है वो वाला साल लेना है आपने इधर। जी नॉर्मली साल के एंड पर, नॉर्मली साल के एंड पर, नॉर्मली साल के एंड पर मैनेजमेंट ने देखना है कि कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेशन तो नहीं है। भाई लिखो ना, अच्छा पहले लिखा है, अच्छा अच्छा ठीक है जी। अच्छा कंपेयर फिर आप कर लेना तो लिए भी ये सारे लिखे होंगे, लेकिन कभी कभी फिर आप कुछ ज्यादा भी लिखवा रहे होते हैं कुछ। अब मैं भी ये पढ़ के आया हूँ ना, जो मैंने पिछली दफा लिखवाए थे, तो कुछ ऐड भी होंगे कुछ डिलीट भी होंगे, 100% कंपेयर नहीं करना, ठीक है जी मेरे भाई। नॉर्मली मैनेजमेंट ने साल के एंड पर, अच्छा ये मैंने उन बच्चों को कहा उनके पास ना उनकी कजन की बुक है, तो उन्होंने क्या उसका नाम पिछली डेट में पढ़ा था, तो उधर भी तो फिर नोट्स कुछ लिखवाए होते हैं ना, तो क्या उसका नाम है, वो कहना चाह रहा हूँ अगर किसी ऐसे स्टूडेंट की आप किताब इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले ही वो हमारा स्टूडेंट है और उसने लिखे हुए हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो कुछ नोट हो सकता है ऐड भी हो इस दफा या 36 में, कुछ डिलीट भी हो, तो परेशान नहीं होना। सही है ना, मैं भी ये मैं पढ़ के आया हूँ ना ये वाले, कि मैंने इस दफा क्या ऐड करवाना क्या डिलीट करवाना है जी। नॉर्मली मैनेजमेंट ने साल के एंड पर देखना है कि कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेशन तो नहीं है, पहली बात होगी मेरे भाई। अगला पॉइंट नया बनाएं ताकि आपको पढ़ने, एक ही पैरा में लिखवाऊंगा तो मुश्किल होगी ना, अगला बुलेट या पैरा बनाएं, या सॉरी पॉइंट बनाएं। हां अगर इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है, हां अगर बोलो ना इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है, ब्रैकेट ओपन करके लिखें, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मेरे भाई तो बोलो ना, तो इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके मेरे भाई, वो ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरे चांद लिखो या बुलेट बनाओ जो भी है, बहरहाल लिखें आगे। इंपेयरमेंट टेस्ट का रिजल्ट
इंपेयरमेंट टेस्ट का रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इंपेयरमेंट टेस्ट का रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ओके मेरे भाई, और बात समझे हो? इंपेयरमेंट टेस्ट का रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या बोलो ना नेगेटिव। क्या मेरी बात समझे हैं? डन मेरे भाई, आगे लिखें जी, आगे लिखें बच्चों। सर अब पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या और नेगेटिव का मतलब क्या? जी, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब ये है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब ये है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब ये है रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है। रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है। रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से क्या है बच्चों? ज्यादा है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या है? बुक वैल्यू, और सॉरी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा। और नेगेटिव रिजल्ट का मतलब यह है, और नेगेटिव रिजल्ट का मतलब यह है कि बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। कि बुक वैल्यू, बोलो शाबाश, रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। ये है मेरे चांद क्या? नेगेटिव रिजल्ट। ओके मेरे भाई, ये टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट आ गया ना। अच्छा अब आप इधर आओ, ये देखें इधर मेरे भाई, देखें इधर सारी बातें ना समराइज फॉर्म में की गई हैं। ये इंपेयरमेंट मेरे भाई क्या? इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। क्या मेरे भाई? अच्छा जी, इंडिकेशन मैं जरा ऐड करता हूं इधर। ये क्या है मेरे भाई? इंडिकेशन ऑफ, ले सर, फिर आपने करना है अगले स्टेप में, बोलो शाबाश, परफॉर्म टेस्ट। क्या करना है बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है ना। इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट क्या है? ज्यादा, 100 वर्सेस 120। तो भाई नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अभी मैं सिर्फ कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा हूं, बात समझे हो? बात समझे मेरे भाई? एक बात याद रखना, कॉस्ट मॉडल के अंदर एसेट अपनी ओरिजिनल बुक वैल्यू से ज्यादा, बोलो, कॉस्ट मॉडल के अंदर एसेट अपनी ओरिजिनल बुक वैल्यू से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अगर ज्यादा होगा वो तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल हो गया ना। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर जी ले, ये क्या बात हुई, ये 120 है तो हम इधर ही पड़े रहेंगे। नुकसान को तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फायदे को क्यों नहीं कर रहे? अगर फायदे को रिकॉर्ड करना है तो वो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस्ट मॉडल में तो एसेट अपनी ओरिजिनल औकात पे होता है ना, और सॉरी ओरिजिनल बुक वैल्यू पे होता है। क्या मेरी बात समझे? कहता जी नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके मेरे भाई, ये कॉस्ट मॉडल है। क्या है? दूसरी बात, नेगेटिव रिजल्ट, गम, यानी बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू कितनी है जी? 100, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? कहता एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। इसको शाबाश 1-2 मिनट में नोट कर लें, जल्दी जल्दी शाबाश। बस मैं ज्यादा नहीं आपको पढ़ाना, ठीक है? बस एक आधी 1-2 एग्जांपल करवा के छोटी छोटी, फिर इंशाल्लाह। जी जी मेरे भाई, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट से स्टार्ट कर देना आप। या ऊपर से करना है तो ये लो ये लो ये लो ये लो।
जी लिख लिया मेरे भाई? लें सर। भाईजान कदरदान मेहरबान, हो गया सर, डन। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? भाई क्वेश्चन करना कोई बड़ा काम नहीं होता, पेपर पास करना भी मसला नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना असल में मसला है। आप लोगों ने माशाल्लाह कल को जाके कोई सीएफओ बनना है, कोई एफसी बनना है, फाइनेंशियल कंट्रोलर बनना है, मैनेजर अकाउंट्स फाइनेंस बनना है। और बात समझ रहे हो भाईजान? बात समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है? अच्छा जी, आप मेरे भाई बस किताब देना, मैं जरा छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन देखूं जरा, बस ऐसे नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे आप जैसे। बस रहने दो, मैं इधर से निकाल रहा हूं जरा। यार दिखाना, किताब दिखाना भाई, किताब देना। आइए 36 ओपन किया ना? हाँ ये रही एग्जाम्पल नंबर 1। ये इधर क्यों नहीं आ रही? एग्जाम्पल नंबर 1 यार इधर आ रही होगी ना? भाई एग्जाम्पल नंबर 1 ओपन कर लें, पहले सफे पे ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 पहले सफे पे ही है भाई। अच्छा एक ये चीज भी नोट करें, एड रिपोर्टिंग पीरियड कहता इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट, कहता इंपेयरमेंट टेस्ट, यानी कंपैरिजन रिकवरेबल अमाउंट के साथ करना है। फिर आपने देखना है वेदर एसेट इज इंपेयर्ड और नॉट। ये वही बातें, जल्दी से 1 मिनट में जरा नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से 1 मिनट में। फिर आपने देखना कि एसेट इंपेयर हुआ भी है या नहीं। शाबाश शाबाश, जल्दी से नोट कर लें मेरे चांद। मैं अभी बस क्लासेस के बाद फिर इंशाल्लाह फ्री हूँ, नमाज पढ़ ली फिर उसके बाद ढाई कर लो। जी भाईजान ओके, बहुत अच्छे भाई। मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी आज छोड़ दूंगा आपको अभी। कामचोर नखट्टू जी। नया स्टैंडर्ड शुरू हुआ, बच्चे खुश होते हैं, लेकिन वो खुशी मारी गई ईद की। ईद है ना? नहीं ईद अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई। अब बस उसमें पढ़ लेना। हाँ जी। अच्छा जी, नहीं यार मैंने भी सोच लिया, मैंने क्या उसका नाम है, कौन कौन सी किताबें साथ लेके जानी है। जी नहीं भाई, ये काम नहीं करना इधर, ये इधर कुछ काम करना है, और भी कुछ चीजें चल रही है ना साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं तुम्हें लहदगी में सारे सवालों के जवाब देता हूँ। कहता कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस एंड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट रिव्यू। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई बताएं जी। कहता एन एसेट हैज कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज कितना बच्चों? 530,000, ये कैरिंग अमाउंट है। अच्छा अब रिकवरेबल अमाउंट में ना 2 चीजें होती हैं, कितनी मेरे भाई? अच्छा अभी आपको इनकी समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा बताता हूँ। एक होता है ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू,
लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब अगर इस एसेट को फौरन बेच दें तो कितनी अमाउंट अभी इमीडिएटली रिकवर हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये पार्ट है किसका, रिकवरेबल अमाउंट का। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब अगर अभी एसेट को बेचते हैं तो कितनी अमाउंट इससे रिकवर हो जाएगी। और दूसरा है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब अगर खुद इस एसेट को इस्तेमाल करते रहें तो ये कितने पैसे आ जाएंगे, यानी कितनी इनकम इससे कमा लेंगे, ये मतलब होता है वैल्यू इन यूज का। अगर खुद इस्तेमाल करते रहें फिर इसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है मेरे भाई, मिसाल के तौर पे जी डेवो बस है, ये कहते हैं जी इस वक्त ना इसकी जो बुक वैल्यू है वो इतनी है, रिकवरेबल अमाउंट अब इन्होंने निकालनी है, तो इन्होंने कहा जी अगर इस बस को अभी बेच दें तो बेचेंगे तो बेचने पे खर्चा भी तो होगा ना भाई, कमीशन पे करना पड़ेगा, कस्टमर तक पहुंचानी पड़ेगी, किस तरह के खर्चे, वो माइनस करने के बाद जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वो एक वो लेनी है रिकवरेबल अमाउंट में, दो चीजें हैं, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और दूसरा वैल्यू इन यूज। और अगर खुद चलाते रहें इस बस को तो कस्टमर से रेंट आएगा बच्चों, फेयर आएगा बच्चों, चार्जेस, उसके बाद बच्चों खर्चे भी कुछ होंगे मेरे भाई, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी ना, ड्राइवर की सैलरी होगी और ऐसे ही मेरे भाई, उसके बाद बच्चों रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे होंगे। और बात समझ रही हो कि नहीं। अच्छा, खुद चलाएं तो कितनी वैल्यू है, और मेरे भाई अभी बेच दें तो कितनी वैल्यू है, बाकी इसमें भी मजीद टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, इन दोनों के साथ हमने कंपेयर करना है, और इन दोनों का जो हायर होगा वो हमारा क्या होता है, बोलो शाबाश जी। अब अगली बात पे आ जाए मेरे भाई, कंपैरिजन करना है किसके साथ बच्चों, कैरिंग अमाउंट का रिकवरेबल अमाउंट के साथ, यानी बुक वैल्यू का रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है हायर ऑफ, हायर ऑफ में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो हायर होगा वो क्या होगा बच्चों, जल्दी से लिख लेंगे। बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट की हेडिंग देके जल्दी से मेरा चांद नोट कर लो, बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट की हेडिंग देके जल्दी से शाबाश नोट कर लो, शाबाश शाबाश। बुक वैल्यू की शाबाश, बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट की हेडिंग देके शाबाश नोट कर लो। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और दूसरी बच्चों वैल्यू इन यूज। क्या मेरी बात समझे हैं, और बात समझिए बच्चों, मैंने एग्जांपल ये ली, मैंने कहा जी मार्केट में इस एसेट की वैल्यू इतनी है, अगर अभी बेचें और बेचने में 200 रुपए का खर्चा होगा तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना आया, कितना आया बच्चों, और अगर खुद इस्तेमाल करें तो कितनी वैल्यू है। ये कैसे आती है, ये बात की बातें हैं यार, ये बात की बातें हैं मेरे भाई, बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। इन दोनों में से हायर क्या है, तो रिकवरेबल अमाउंट 800 है या 900, बात समझे हैं। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और या एंड, और या एंड, और वाले हाथ खड़ा करें, एंड वाले हाथ खड़ा करें, एंड होगा, एंड का मतलब, और का मतलब होता है ऑप्शन है, दोनों में से जिसे मर्जी ले लें, एंड का मतलब होता है जो दोनों में से ज्यादा है वही है, और बात समझे हैं भाई, एंड का मतलब होता है जी इन दोनों में से, जो एंड का मतलब है ऑप्शन नहीं है, और का मतलब ऑप्शन होता है, अंग्रेजी वाला और कह रहा हूं, अंग्रेजी वाला और कह रहा हूं, और नहीं कह रहा, और मेरे भाई इन दोनों में से जो हायर है, हायर है, और का मतलब होता है यार जो दिल करता है ले लो, एंड का मतलब होता है नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, लेने ही क्या है मेरे भाई, ये दोनों में से हायर है, डन। ये आपने नोट कर लिया 1000 माइनस 200, ये नंबर नोट कर लीजिए बच्चों। आप इधर देखो, बुक वैल्यू कितनी है बच्चे 1000, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, गम की बात, बुक वैल्यू ज्यादा है ना, गम की बात, क्या मेरे चांद, गम की बात, डन डन सर डन। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आइएगा, कहता जी कैरिंग अमाउंट कितनी है जी 5,30,000, कहता वैल्यू इन यूज कितनी है जी 5 लाख, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है। आप जरा इधर गौर से देखना, इसका ना फॉर्मेट कुछ ऐसे बनेगा मेरे भाई, इधर देखना, मैं जरा खुद बनवा देता हूं, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे बनेगा। सवाल क्या है, कहता कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, कहता एक तो आपने रिकवरेबल अमाउंट बतानी है, दूसरा इंपेयरमेंट लॉस बताना है, तीसरा कैरिंग अमाउंट बतानी है आफ्टर, 3 बातें बतानी है जी। इधर आए, सॉल्यूशन किसका, एग्जांपल नंबर 1 का,
भाई खुसर पुसर आपस में करने हैं, जितने बच्चे आ जाए, कल इन्होंने भी नहीं आना। शुभ शुभ बोल जी। नहीं मेरे भाई जी, इधर जी, इधर इधर क्या नाम मेरे भाई, कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू बताएं वो कितनी है, बताइएगा। और बच्चों किसके साथ कंपेयर करना है, वर्सेस हायर ऑफ, क्या मेरे भाई, किसका, फेयर वैल्यू। अच्छा कॉस्ट टू सेल कर लें या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो आपको सही लगता है जी। और दूसरा ये वैल्यू इन यूज की ना असल में कैलकुलेशन होती है, ये तो आपको गिवन होगी, ये नॉर्मली गिवन होती है ये बच्चों, ये फेयर वैल्यू तो गिवन ही होगी, बाहर छोड़े ये गिवन ही है। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी, बाद में देखेंगे। आप क्वेश्चन में देख के बता दें, बजाय क्वेश्चन में देख के बताएं वैल्यू इन यूज कितनी, 5 लाख, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जी, वैल्यू इन यूज बताएं कितनी, 5 लाख। और मेरे तुम दोस्तों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उन्होंने नेट ही बता दिया ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि फेयर वैल्यू इतनी है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इतना, ये नेट होगी ना, फिर क्या होगी मेरे भाई, ये नेट है, क्या है मेरे भाई, इन दोनों में से हायर क्या है, इसके सामने ला के लिख दें। बताओ बच्चों कितने का रोला, कितने का बच्चों, देखो बुक वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, ये 30,000 का क्या आया बच्चों, इम्पेयरमेंट। ये लाल से ना लिखें, जी। अच्छा अब जरा मेरी बात सुननी है गौर से भाई मेरे, इधर देखें भाईजान, इधर देखें। सर जी उसने पूछा था बताएं जी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, ये पहला जवाब आ गया आपके पास, इस फॉर्मेट का फायदा है। इंपेयरमेंट लॉस का जवाब भी आ गया। तीसरा सवाल था आफ्टर इंपेयरमेंट अब बुक वैल्यू कितनी है, 5,30,000 तो नहीं है, बल्कि कितनी, जब आपने ये इंपेयरमेंट चार्ज कर दी, अब आपका एसेट किस अमाउंट पे पड़ा होगा, बुक वैल्यू आफ्टर इंपेयरमेंट। बड़ी सिंपल बात है। और बच्चों इन दोनों में से देखो ना, इन दोनों में से लोअर क्या है, सिंपल बात करूं तो वही आपने उठा के लिख देना। और बात समझे हो, ये कितनी है बच्चों, 5 लाख। कैसे आई, 5,30,000 पे एसेट पड़ा था, और वो कॉन्ट्रा कितना, इतने का वो चार्ज की ना, तो ये जवाब आ गया 5 लाख। डन मेरे भाई, और डन है। ये फॉर्मेट बना लोगे, ये फॉर्मेट बना लेंगे मेरे भाई। ये फाइनल, ये रिकवरेबल अमाउंट को फाइनल फिगर के तौर पे अभी ना लिखें, ठीक है, थोड़ा सा इधर फिर इधर, थोड़ा इधर फिर, जो दोनों में से हायर इधर। डन मेरे भाई, जब प्रो मैक्स हो जाएंगे फिर जो मर्जी करना। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 घर से करोगे फिर, क्या कहता है, इंशाल्लाह जरूर। तो बस क्लास छोड़ दें बस जी, लग जाएगा इंशाल्लाह जी। ठीक है मेरे भाई, फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।